हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ठीक है, इन तीनों का 6 to 8 का मैंने टारगेट लिया है अभी आपका 31 मई से पहले। ठीक है, 31 मई से पहले इसको कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगा और 31 मई से पहले आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी की श्रेणी में आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, और जो शुरुआत के अभी चैप्टर हैं, एक दो चैप्टर हैं सभी के, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, इसके जो शुरुआती चैप्टर है वो थोड़े इजी हैं और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन उनको भी यहाँ पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी एकदम ऐसे है कि जो पुरानी चीज़ों से जुड़ती हुई पूरी आगे की तरफ गई है। ठीक है, तो जो अभी नहीं पढ़ेगा वो आगे उनको काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको बस समझने की बहुत ज़रूरत है। और इसको मेन चीज़ इसमें क्या है, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैं पढ़ता हुआ चला जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, लेकिन यहाँ पर अगर बीच में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे नहीं तो चीज़ें समझेंगे कैसे। ठीक है, जो वनडे एग्जाम है उनके लिए तो डायरेक्ट उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 12th क्लास से अभी पास हुए हैं या ग्रेजुएशन जस्ट अभी किया है और वो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी अगर वो लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, अगर वो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी फ्यूचर में करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एनसीईआरटी होता है। तो एनसीईआरटी में क्या है, अगर जो बीच की चीजें हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि उनको क्वेश्चन लिखने की क्षमता उसी से विकसित होगी, इसलिए इसको एकदम से स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें इसमें पढ़नी भी पड़ेंगी और आप लोगों को मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि जो इसके एक दो चैप्टर्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है, इनमें बहुत कम चीजें हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे आपको चैप्टर्स, लेकिन जैसे ही आगे चैप्टर आपके बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब जैसे कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें काफ़ी कम चीज़ें थी, लोगों को लग रहा होगा कि काफ़ी इजी था। ठीक है, कि कुछ ऐसा कुछ खास तरीके से था नहीं। अब आप आज हिस्ट्री का जब शाम को 7 बजे आपको हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर मिल जाएगा। अब आप कल से आज की तुलना करिए तो जो दूसरा चैप्टर है वो उससे बेहतर है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हैं। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटी सबसे टफ है, पॉलिटी को पढ़ाना। उसका जो चैप्टर 1 है उसमें बहुत कम चीज़ें हैं और बहुत अजीब तरीके से दी गई हैं, लेकिन उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, उसको बनाने से पहले मैंने उसको 10 बार पहले पढ़ा है। ठीक है, कम से कम 10 बार, क्योंकि खुद को आना जरूरी नहीं है, आप लोगों को समझाना जरूरी है। तो वो थोड़ा सा और चैलेंजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, तो लेकिन जितना ही जो पॉलिटी का तीसरा चैप्टर है वो वहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, लेकिन पहला दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो भूगोल की पहला क्लास है, इसमें पहली जो कक्षा का जो पहली क्लास है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम देख लीजिए, क्या है, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, ये आप लोग देखते चलिए। पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें देखिए, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को पूरे चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। काफी इजी है, लेकिन फिर भी जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, फुल मून जिस दिन होता है। और 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है। ठीक है, मतलब जिस दिन पूरा चंद्रमा निकलता है उस दिन क्या होता है, पूर्णिमा होती है। और उसके ठीक 15 दिन बाद क्या होता है कि आपको चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता और उस दिन को हम लोग कहते हैं अमावस्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा या जितनी भी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिन्हें वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जो तारे होते हैं इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं का होता है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली है। ठीक, इसके बाद देखिए,
रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी सीखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, रात्रि में, सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर। क्वेश्चन जैसे नॉर्मली अगर जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें ऐसे पूछा जा सकता है, अर्सा मेजर क्या है, तो अर्सा मेजर क्या है, नक्षत्र मंडल है। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। ठीक, ये 7 तारों का समूह है। ठीक है, 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया भी गया है, ये देखिए, ये सप्तऋषि, ये देखिए सप्तऋषि तारामंडल ये है, यहाँ पर ये बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तारे इसमें बने हुए हैं। और इनमें जो ये संकेतक तारे, ये देखो 2 हैं जो एक ही लाइन में है। जब इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो इसकी बिल्कुल सीध में ये क्या होता है, ध्रुव तारा यहाँ पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, सप्तऋषि की सहायता से। अब देखिए, ये सप्तऋषि यहाँ पर देखिए बने हैं। यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा इसका, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये, ठीक है, ये देखिए सप्तऋषि ये है, 7 तारे, 1 2 3 4 5 6 7। जो ये 2 तारे जो एक ही सीध में हैं, इनको जो हम लोग देखते हैं तो इसी की सीध में उत्तर दिशा में जो सबसे किनारे तारा है, इसको कहते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लोग जान सकते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पे है, सप्तऋषि की सहायता से। और उसी के द्वारा हम लोग प्राचीन समय में ये ज्ञात करते थे कि उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन है, मतलब दिशाओं का ज्ञान हम लोगों को होता था। अब नीचे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, किस शब्द से बना है, इस पे भी ध्यान दीजिए, प्लेनेट। तो ये देखिए यहाँ पे जो शब्द है प्लेनेटाई, ठीक है, इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, परिभ्रमक का भी अर्थ होता है चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, तो प्लेनेटाई, कुछ भी क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। जैसे अभी जूनियर की वैकेंसी होने वाली है, उसका मतलब एग्जाम होने वाला है, उसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन लेवल लेंगे तो उसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है। अगर बाई चांस उसमें पूछ दिया जाए कि प्लेनेट किस शब्द से बना है, या किस भाषा, प्लेनेटाई शब्द से बना है या किस भाषा से लिया गया, तो वो ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनको समझने की जरूरत है, इसलिए लेसन को पढ़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। तो अपना प्रकाश और ऊष्मा किसमें होती है, तारों में होती है, और ग्रहों में नहीं होती है। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक, कुछ रोचक तत्व यहाँ पे देखिए, पृथ्वी, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था फालतू में। यहाँ पे देखिए, अब इसको थोड़ा सा, ये इन्होंने थोड़ा सा इस तरीके से ये दिया है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके, इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा सा घुमा के इसको इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब देखेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। ये काफी दिक्कत कर रहा है, वैसे ही देख लेते हैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुध, इसी से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, बुध, इसमें देखिए सारी चीजें दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए सारी दूरियां यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है शुक्र 108 लिखा है। ठीक है, पृथ्वी 150 लिखा है, मंगल 228 लिखा है, बुध 58 लिखा है। ये इसका मतलब क्या, नीचे यहाँ पे दिखा लिखा है दूरी मिलियन किलोमीटर में, मतलब 58 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसकी सूर्य से बुध की दूरी 58 मिलियन किलोमीटर है सिर्फ। ठीक है, काफी कम है।
मंगल की 228 मिलियन किलोमीटर, पृथ्वी की 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और शुक्र की 108 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये दूरियां यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए बुध के लिए दिया गया है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बुध के बारे में दिया गया, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में करता है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना होता है? 88 दिन होता है। और अपने अक्ष पे ये कितने दिनों में घूमता है? पूरा ये घूम पाता है 59 दिनों में, ठीक है। दूसरा है शुक्र। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल इसका कितना है? 255 दिन, ठीक है। और इसका अक्ष पर घूर्णन 243 दिन। बताओ कितना लंबा है, खुद के मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन, काफी ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल आपको सबको पता ही है, 365 दिन है। 365 दिन एक साल होता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन होता है, मतलब 24 घंटे। चंद्रमा की संख्या इसके एक है, ठीक है। चंद्रमा की संख्या एक है। फिर देखिए मंगल। मंगल सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 687 दिन, काफी मतलब लगभग लगभग डबल है पृथ्वी से, ठीक है। 365 दिन, इसका इतना है। अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग एक दिन इसका भी है अक्ष पर अपने। और चंद्रमा, इसके जो उपग्रहों की संख्या है वो है 2 मंगल की, ठीक। मंगल की हो गई। अब बृहस्पति का देख लेते हैं। बृहस्पति का सबसे बड़ा तारा है। अब बृहस्पति के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने 12, लगभग 12 साल, ठीक है। इसमें लिखा है लगभग 12 साल बृहस्पति का है। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो चंद्रमा मतलब इसके उपग्रहों की संख्या लगभग में 53 यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बृहस्पति के सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसके बारे में तो इतना लगभग हो ही जाएगा, ठीक। अब शनि के बारे में, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 29 साल 5 महीने, इसके अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, चंद्रमा की संख्या 53 है। तो जो उपग्रह की संख्या है वो लगभग आपकी वो आपको पता होनी चाहिए, वो अक्सर पूछे जाते हैं। यूरेनस, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 84 साल यूरेनस का, क्योंकि ये काफी दूर है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है इनके। और नेपच्यून जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट होता है, और चंद्रमा की संख्या 13 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके, इनको यहाँ पर आप लोगों ने लिख लिया हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, ठीक। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, ठीक। अब सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं, सबको पता ही है लगभग। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है, ठीक। अब सूर्य के बारे में, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को देखते चलते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अब देखिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, सौरमंडल का केंद्र क्या है, ठीक है। तो सौरमंडल का जो केंद्र है वो है सूर्य, ठीक है, एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम अब इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसका क्रम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है कि चौथा ग्रह बताइए सूर्य से दूरी के अनुसार, तो चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। तीसरा पृथ्वी, दूसरा शुक्र, पहला बुध, ठीक है। इस तरीके से आरोही क्रम भी पूछ सकते हैं, अवरोही क्रम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार, ठीक है, ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं इसको। आगे देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं।
सूर्य पृथ्वी सूर्य शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसकी बहन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है इस समय। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, किसके द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो इनको किस बौने ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में, इंपॉर्टेंट है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों को, पृथ्वी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आगे चीजें हैं वो काफी इजी हैं। जहाँ पे देखिए वायु जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यह इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश की गति के बारे में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इजी भी है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। फिर भी सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 11 सेकंड ऐसे कुछ लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969, तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की सतह पे पहला कदम कब रखा था, 20 जुलाई 1969 में। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, मतलब पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नजदीक है, या हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसकी भी दूरी पता होनी चाहिए, 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ खास नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। यहाँ पर एक रीजन दिया जा रहा है, इसके बारे में जान लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। उसका एक रीजन होता है कि पृथ्वी चंद्रमा जो है वो भी पृथ्वी का चक्कर 27 दिनों में पूरा करता है, और पृथ्वी भी अपना चक्कर अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है अपने अक्ष पे जो एक चक्कर पूरा करती है, वो लगभग इतने ही दिनों में पूरा करती है। तो इसके परिणाम स्वरूप चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, ठीक। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अक्सर यही पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की, ठीक। उल्कापिंड क्या होते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। अक्सर हम लोग नहीं सुनते हैं कि उल्कापिंड मतलब टकरा सकता है पृथ्वी से, अक्सर हर महीने हर 2 महीने में, आजकल तो ये सुनने में नॉर्मल हो गया, ठीक है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपने खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का समूह है? यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखिए। अभी इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए होंगे या मैचिंग या खाली जगह दी गई होगी, उनको उनमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी, तो यहाँ पर ये चीजें ध्यान रखिए। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आकाशगंगा की तुलना किससे की गई थी, तो बहती हुई नदी से। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर नहीं, लेकिन बाकी चीजों को यहाँ पे कर लेते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो है शुक्र, ठीक है। बिल्कुल आकार के हिसाब से वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखती है, इसलिए इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है?
तो तीसरा पृथ्वी है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी, तो पृथ्वी तीसरा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो ये आंसर होगा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ठीक है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर दिशा का होता है हमेशा। क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति के, जस्ट अभी हम लोगों ने इसको भी पढ़ा था, ठीक है। अब खाली स्थान इसमें देखिए, पहले आप पहली खाली जगह देखिए और सोच के देखिए क्या होगा इसमें, ठीक है। अब यहां पे होगा तारों का एक समूह, ठीक है, तारों का एक समूह, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं, ठीक है। नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। तो पहले में हो जाएगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। दूसरा है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को, ठीक, क्या कहते हैं, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा या मिल्की वे। यहाँ पे लिखा है बहुत बड़ी प्रणाली को, वहां पे लिखा था लाखों तारों की प्रणाली को, ठीक है, तो बात एक ही है क्योंकि लाखों भी तो बहुत बड़ी प्रणाली हो गई, ठीक है। पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है, शुक्र है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा था, कौन सा है, पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके, ये देखिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए, और आप लोग मतलब बनाए भी हैं, ये तो मैं, यही एक रीजन है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करता हूं कि आप लोगों का जितना हो पाए मेरी तरफ से उतना मैं कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। तो आप लोग इसको जो चीज आती हो उसको स्किप करें, लेकिन वन्यथा इसको पूरा जरूर देखें। अभी पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है वो बड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए, क्योंकि वो समझाना बहुत टफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत अजीब तरीके से एनसीईआरटी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होती है, उसको समझाना बड़ा टफ होता है, ठीक है। तो पॉलिटी का चैप्टर है वो अभी आपको समझाना है। और आप लोगों ने पूछा था कि क्लासेस की टाइम क्या रहेगी, तो देखिए ज्योग्राफी का आप लोग ज्योग्राफी का लिख लीजिए 9 AM, ठीक है, 9 बजे सुबह डेली, ठीक है। 8 बजे नहीं, क्योंकि काफी लोग हैं, काफी लड़कियां हैं, उनको काम होता है, एक दो लोगों ने ऐसा कहा भी था कि सर ज्यादा सुबह मत, 10 बजे थोड़ा सा ज्यादा टाइम हो जाता है, तो 9 बजे मैंने ये दोनों के बीच का यह समय रख दिया। तो ज्योग्राफी के लिए 9 AM, और पॉलिटी भी आपकी दिन में ही हो जाएगी 11 बजे, ठीक है, 11 AM, ठीक है। और जो आपकी हिस्ट्री है वो आपको शाम को मिलेगी 7 PM, ठीक है, शाम को 7 बजे। तो ये तीनों टाइम होंगे आपके 9 AM, 11 AM और 7 PM, ठीक है। इन तीनों को आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अपना टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग भरोसा रखिए, जब इसके दोनों के सॉरी तीनों सब्जेक्ट हैं इनके तीसरे चैप्टर पे पहुंचेंगे लगभग, तो काफी अच्छे से, हिस्ट्री में तो आज का ही चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, जो सेकंड चैप्टर है वो थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, फिर जितना आगे बढ़ेंगे उतने अच्छे से चीजें आने लगेंगी, ठीक है। शुरुआत में तो प्रस्तावना एक तरीके से बनाई जाती है किसी कोई भी चीज हो। तो दोस्तों जैसा भी आप लोगों को लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे पता रहता है कि दिशा एक मिलती रहती है कि किस तरीके से मैं आगे चीजों को चलाता रहूं, ठीक है। तो आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सिर्फ आपको एक 2 से 3 सेकंड लगेगा, आप लोग उसको बता दिया करिए, क्योंकि इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है, लाइक करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कमेंट में सही हो तब भी बताएं, गलत हो तब भी बताएं, ठीक है। तो मुझे पता चलता रहता है, मैं उसी हिसाब से चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।